हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है आई थिंक पार्ट 12 होगा हमारे पास बेसिस एंड डिमेंशन। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है शायद आपको आती होगी, लेकिन फिर भी हम इसे भी कुछ ना कुछ अलग वे से करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द एग्जाम्पल नेम एज, हमें क्या एग्जांपल है कि हमें एक्सटेंड करना है एक कलेक्शन है -1 to 5 टू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ R3 ओवर R। सो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर। तो इसे एक बार फिर से रीड करिए। आपको एक कलेक्शन दी हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक वेक्टर दी, हमने इसको एक्सटेंड करना टू द बेसिस ऑफ R3। तो सबसे पहले माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए कि R3 की बेसिस होती कैसी है। सो माय डियर, मैंने पहले बार में हमने डिस्कस किया था कि यदि आपके पास R की पावर 3 है तो 3 डिमेंशन में चल रही है, तो इसकी जो बेसिस होगी, मीनिंग इसकी जो डिमेंशन होगी वो कितनी होती है, 3 होती है। इसका मीनिंग जो भी इसकी बेसिस होगी उसमें एग्जैक्टली कितने होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे। और हमें हर एक वेक्टर स्पेस के लिए उसकी जो नॉर्मल, उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस वो पता होती है, तो हम उसी के साथ से लेंगे हर एक स्टेप में कैसे करना है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया आपकी बुक में काफी आसान हो सकती है, जहां कुछ और वे में हो सकती है, लेकिन हमने एक्सटेंशन थ्योरम की है। आप उस एक्सटेंशन थ्योरम को देख लेना, यदि आपको वो आती है तो मैं इसी को उसी की लाइन के ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। बिकॉज एक्सटेंशन थ्योरम यही तो सिखाती है कि आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी स्पेस का, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस। तो वो जो हमने थ्योरम की थी वो एक तरह से फ्रेमवर्क था कि आप उसमें कोई भी एग्जांपल डालो और आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आ जाएगा। वो एक मशीन की तरह वर्क करती है वो थ्योरम, जिसमें हमें कोई भी इनपुट डालनी होती है तो हमारी आउटपुट आती है। तो हमने उस थ्योरम को कैसे करना, उसकी लाइंस को कॉपी करने की कोशिश की है, ताकि जो आपको यदि वो आती है तो जो हो जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए किसी बच्चे को लगेगा कि क्या किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम देना, की पेशेंस। तो हमने वहां पर किया था एक बेसिस सिलेक्ट की थी, जनरल बेसिस। तो वही फंडे के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास ये तो आपको पता होगा कि B100010001 बी द बेसिस ऑफ R3 ओवर R, ये नॉर्मल और स्टैंडर्ड बेसिस होती है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमें दिया हुआ हम उसको स्टडी करेंगे। हमें गिवन क्या है, दिस इज द वन सिंपल वेक्टर है, और ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज एक्सटेंशन थ्योरम उसी के ऊपर वर्क करती है यदि सेट आपका Li हो। लेकिन हमें कैसे पता कि ये Li है या नहीं है, हमने तो चेक भी नहीं किया। तो हमें पता है कि ये कैसा है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, और साथ में हमें पता है कि एवरी सेट, कोई भी सेट है और उसमें यदि सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो वो सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या बन जाएगा, Li बन गया। अभी फिर मैंने वही लाइन लिखी है कि बाय एक्सटेंशन थ्योरम अब हम क्या कर पाएंगे, इस Li सेट को एक्सटेंड करेंगे टू द बेसिस ऑफ दैट। तो वी कैन एक्सटेंड इट टू द बेसिस ऑफ R3। जहां तक ठीक है, लेकिन हाउ टू एक्सटेंड, कहां से स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो कहीं से नहीं करनी। याद करिए उस एक्सटेंशन थ्योरम में, उसमें हमने एक एस सेट लिया था, और उस एस सेट में हमने कुछ वेक्टर लिए थे W1 से लेकर P तक, और एक हमने बेसिस डिफाइन की थी ऑलरेडी। तो हमने जो बेसिस के वेक्टर्स हैं उस सारे वेक्टर्स को हमने एस में डाल दिया था और एक नवा सेट बना लिया था जिसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जहां पर वही लाइन होगी यदि आपने वो मेरी वीडियो देखी, अदरवाइज पहले प्लीज उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया, एक सेट एस कर लिया जिसमें आपका जो वेक्टर है वो तो होगा, साथ में हमने कुछ ऐड कर देना, जो भी हमारी नॉर्मल बेसिस है उसके वेक्टर्स को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। और जैसे हमने ऐड किया तो जहां पर हमारे पास 4 वेक्टर्स आ चुके हैं। आप कुछ मत सोचें, आप इसको ऐड करके लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ना है। हमें पता है कि जो हमारी बेसिस है बी, वो क्या कर रही है। देखिए जब आपने बेसिस बनाना है तो 2 पॉइंट को आपने स्टडी करना होता है। नंबर 1, जिस भी कलेक्शन को आप बेसिस बनाने वाले हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड नंबर 2 वो स्पैन करनी चाहिए गिवन स्पेस को। अब आपका यदि बी बेसिस है तो वो स्पैन तो करेगा, और हमें पता है कि यदि बी स्पैन करता है उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करते चले जाओ, वो सारे के सारे जो भी न्यू वेक्टर बनेगा, जो भी न्यू कलेक्शन बनेगी, वो भी आपका स्पैनिंग सेट ही होगा, ठीक है। स्पैनिंग सेट में कुछ ऐड करने से वो स्पैनिंग ही रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता जी, आप याद रखना। तो हमारे पास यदि आपका बी स्पैनिंग सेट है, हमें पता है सिंस बी इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ R3, इसका मीनिंग यदि बी में मैंने सिर्फ एक वेक्टर ही ऐड किया ना, हमने जहां पे जो एस कंसीडर किया है वो बी के वेक्टर के प्लस समथिंग है, तो अब इसका मीनिंग आपका एस भी क्या होगा, वो भी स्पैन करेगा। तो हमने एस को देखना है कि ये बेसिस है या नहीं है। अभी एस स्पैनिंग सेट तो बन गया, बस चेक क्या करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो एलडी है,
डेफिनेटली एलडी है बिकॉज इसमें कितने हैं 4 वेक्टर, लेकिन उसको भी हम अच्छे अंदाज में लिखने वाले हैं प्रॉपर डेप्थ में। सिंस हमें पता है जो गिवन स्पेस है उसकी डिमेंशन कितनी है 3 है, यदि उसकी डिमेंशन 3 है तो हम वो लाइन लिखेंगे जिसकी डिमेंशन 3 है। सो एनी बेसिस ऑफ R3, आप कोई भी दुनिया की बेसिस, सॉरी दुनिया की नहीं, कोई भी आप R3 की बेसिस उठा ले तो उसमें जो कंटेन्स करेगी एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ही होंगे, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ही होंगे। आपके पास यदि डिमेंशन 3 है, हमें बताया गया था, हमने पढ़ा था, हमने रीड किया था कि कोई आपके पास किसी स्पेस की बहुत सारी बेसिस होती है, यूनिक बेसिस नहीं होती, बहुत सारी बेसिस होती है, लेकिन एवरी बेसिस ऑफ द एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जितनी उसकी डायमेंशन होगी। तो ये बेसिस तो नहीं होगा, एस बेसिस तो नहीं होगा, स्पैनिंग सेट तो है लेकिन बेसिस नहीं होगा बिकॉज इसमें 4 वेक्टर्स है, इसमें 3 वेक्टर्स होने चाहिए एग्जैक्टली और वो भी एलआई होने चाहिए तब ये बेसिस बनेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली 3 एलआई वेक्टर्स। सो हमारा टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या होगा माय डियर्स, माय स्टूडेंट, माय फेवरेट वन, जी एक क्वेश्चन को टाइम देने का मीनिंग ये है कि ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाए, ऐसे 100 क्वेश्चन आ जाए, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करने वाले हैं कि हमें ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये लाइन आपने एग्जाम में नहीं लिखनी है, माइंड में है। सो हियर our target to find 3 linearly independent vectors of S, because 4 है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा हमारे पास LD, तो इसमें कोई ऐसे 3 पकड़ के चलने हमने जो LI बन जाएगी। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे वो भी एक ट्रिक है ना, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ एक ही अंदाज में हम करने वाले हैं कि आप इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। आपके पास जो वेक्टर उसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में एक मैट्रिक्स रेडी कीजिए और उस मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिएगा। ये ऑपरेशन आप खुद लगा सकेंगे, फिर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना कि हमारे पास जो फर्स्ट क्या है वो नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्लेन फॉर्म को सोचना कैसे है, जो फर्स्ट एंट्री है ना नॉन जीरो, इसके नीचे आपके पास जीरो होना चाहिए, इसके नीचे सारे की सारी जो तीनों वो आपने जीरो फॉर्म करनी है, एक्लेन फॉर्म में जी होता है। तो आपके पास 1 है तो अब जस्ट इसको ऐड कर दिया, ऑपरेट कर दिए R2 पर R2 प्लस R1। तो जैसे कहेंगे हमारे पास हो जाएगा -1 to 5, तो एज इट रहेगा, जहां पर 0, 2 और 5 बन जाएगा, जी ऐसी रो ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी आसान था। अभी देखिए आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इसके नीचे कितनी है 3 जीरो, हमारा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है सेकंड रो, फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है माय डियर्स। सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो में जी हमारे पास नॉन जीरो एंट्री है। अब हमें क्या करना है, इस नॉन जीरो एंट्री के नीचे भी जीरो फॉर्म करनी है, जहां पर तो जीरो है तो इसको कैसे करेंगे, 2 तरह से कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट किया हो। आप पहले तो जाते हो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाद में इसको माइनस कर देना। तो मैंने वही ऑपरेट किया हुआ, R3 के ऊपर R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, जी 2 बन जाएगा, फिर उसमें से R2 माइनस कर दी है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा -125 025। उसके बाद आप जब करेंगे तो 0 0 -5 आ जाएगा, नीचे तो आपके पास 0 0 1 है। तो देखिए जहां पर एक्लेन फॉर्म की और हम चल रहे हैं, नॉन जीरो एंट्री नीचे 0, सेकंड रो में नॉन जीरो एंट्री नीचे 0, थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री लेकिन नीचे क्या नॉन जीरो नंबर है। अब इसको भी जीरो बनाना है तो कैसे कर सकते हैं, 2 वे आपके पास, जाओ तो इसको -5 से डिवाइड कर दीजिए, पहले -1 बना लीजिए, बाद में ऐड कर लेना, अदरवाइज इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाकर इसको ऐड कर दो। तो वही हमने किया R4 के ऊपर, जहां पर R4 आप लिख देना, हमारे पास क्या आ जाएगी, जहां पर R4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने R4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया R3, तो जहां पर आपके पास 0 बन जाएगी। तो माय डियर्स क्या हो चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्लेन फॉर्म। देखिए जहां तक हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो नहीं बनानी होती, हमें एक पैटर्न सेट करना होता है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो भी बना सकते हो, आप इसके साथ इसको भी जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो, फिर इस 2 के साथ इसको भी कर सकते हैं, वो होती है रो रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक्लेन फॉर्म जो होता है वो भी अपने आप में जो भी नॉन जीरो वेक्टर बनते हैं, देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसके साथ इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, इसके साथ इसको जीरो, लेकिन इसको कभी जीरो नहीं कर पाएंगे, ये बच जाएगा, इसको कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे, ये बच जाएगा, इसको कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे, चीज बच जाएगा। इसका मीनिंग 3 नॉन जीरो रो तो बचेगी ही बचेगी, आप किसी भी और रो को कंप्लीटली जीरो नहीं कर पाएंगे, तो हमने स्टॉप कर दिया। सो विच इज नोन एज अ एक्लेन फॉर्म ऑफ ए होता है, और हमें पता है इसके पास अभी कितनी है 3 नॉन जीरो रो है, और जितनी भी नॉन जीरो रो है माय डियर, यदि कोई भी डाउट है तो इनको उठाइए, अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा से करिए, गामा से करिए, इज इक्वल टू 0 कर दे, और यू विल फाइंड अल्फा बीटा गामा ऑल 3 आर 0, मीन दिस 3 वेक्टर्स आर एलआई, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो एक चीज और देखें, तो हमारे पास 3 जो रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ चुकी है, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, किसी भी बेसिस की यदि डिमेंशन आपको पता है और आप कोई कलेक्शन लेते हो सेट,
जिसमें आपके पास एग्जैक्टली उतने ही लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो डेफिनेटली वो स्पैनिंग सेट तो होगा ही होगा, और सेकेंडली क्या होगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसकी बेसिस हो जाएगा। बिकॉज वापस सुनिएगा, हमने एक थ्योरम की थी एक्सटेंशन थ्योरम के बाद कि आप किसी भी स्पैनिंग सेट को रिड्यूस कर सकते हैं टू द लीनियरली टू द बेसिस, सॉरी आप किसी भी स्पैनिंग सेट को रिड्यूस कर सकते हैं टू द बेसिस, बिकॉज स्पैनिंग सेट में आप यदि देखें ये भी स्पैनिंग सेट था, ये भी स्पैनिंग सेट था, लेकिन इसमें वेक्टर कितने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, 4 है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, एक को खत्म करेंगे वापस रहेगा तो ये स्पैनिंग सेट थी, लेकिन अभी वेक्टर कितने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो ये बेसिस बन जाएगा। तो इसका मीनिंग जब हम एक कलेक्शन लेंगे जहां पर B1 मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें आप पहला वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर लिख दीजिएगा, तो दिस इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ R3। एक बेसिस ये थी, एक बेसिस हमने फाइंड कर ली, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 फाइंड करनी, एक और लिखनी है, तो वो भी आप लिख पाएंगे माय डियर्स। यदि आप कोई और लिखना चाहते हैं ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट, आपके पास जी एलिमेंट तो चाहिए। देखिए ये 4 वेक्टर्स है ना, इसको जो आपकी बुक में आप और भी कर सकते हैं टेस्टिंग, अब यहां से इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ इन तीनों को लेकर चलना, वो भी आपके पास तीनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो भी बेसिस बन जाएगी। या फिर आप इसको हटा देना, चेक करना, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, आप इसको हटा देना, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। लेकिन जब आपकी लेंथ इतनी बन चुकी है तो आप उसको शो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, जहां पर क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली अनदर सेट B2 जो अपने जी उठाया है, जहां पर 0 1 0 लिया, जहां पर 0 0 1 है, ये भी आपके पास बेसिस हो गए। तो हमने 2 डिफरेंट बेसिस आइडियाज फाइंड कर दी है। यदि किसी को फिर भी लगे कि नहीं हमें एक्सपेंड करना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां तक तो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपका B2 स्पैनिंग सेट और साथ में इसको अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करवा देना और इक्वल टू 0 करना, वो तीनों 0 आएंगे, और आप लिख देना कि B2 हमारा स्पैनिंग सेट भी है और साथ में Li भी है, सो B2 इज आल्सो बेसिस हो गया, B1 भी हमने बेसिस कर दिया, तो हमारे पास ये 3 जो बेसिस अभी बन चुकी है। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं मेरे आंसर के साथ, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं आपके लेफ्ट राइट जो भी आगे पीछे है स्टूडेंट, उनके साथ डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं। आपको विश्वास रखना है कि हमें पता है कि किसी भी स्पेस के लिए इनफाइनाइट मैनी बेसिस हो सकती है, लेकिन बशर्ते क्या उनके हर एक कलेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। अभी से पॉज करिए, इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऐड करने वाले हैं। अभी हम पैटर्न सेट कर देंगे, इसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो एग्जाम के लिए। सो इसके साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा हाइपरटन के साथ, हर एक न्यू पार्ट के लिए फुल तैयारी करेंगे, बिकॉज ये यूजीसी नेट में भी इसका एक जो क्वेश्चन वो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सेकंड हमारा लर्निंग एग्जांपल है, वो क्या है हमारे पास कि फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W ऑफ R4। हमने सबस्पेस की बेसिस फाइंड करनी है, सबस्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी है, और सबस्पेस किसकी है, R4 की, और दिया क्या है, जो सबस्पेस है वो जनरेटेड हो रही है बाय द वेक्टर्स 1 2 3 4, एंड ऑल्सो जो भी आपके पास बेसिस आएगी इसकी, उसको हमने एक्सटेंड करना टू द बेसिस ऑफ R4, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। करना कैसे है हमारे पास, तो हमें माय डियर्स गिवन क्या है कि W जो सबस्पेस है, उस W का हमारे पास स्पैनिंग सेट है। ऑलरेडी मैं कह दिया ना कि W आपकी इन 4 वेक्टर से जनरेट हो रही है। इसका मीनिंग यदि आप इन 4 वेक्टर की कलेक्शन को कोई रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो वो आपकी क्या होगी, जनरेटर ऑफ W और स्पैनिंग सेट ऑफ W। अब जब हमारे पास स्पैनिंग सेट पता होता है, तो हमें उस स्पैनिंग सेट की हेल्प के साथ क्या करना होता है, बेसिस को फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, we can reduce given spanning set to the basis। मीन यदि आपके स्पैनिंग सेट में जितने भी वेक्टर हैं वो सारे वेक्टर Li होंगे, तो आपका वो वाला स्पैनिंग सेट ही आपकी बेसिस होगी। अदरवाइज यदि उसमें कोई एलिटी वेक्टर है, तो आप उस एलिटी वेक्टर को रिमूव कर दीजिए और किसकी कलेक्शन ले लीजिए, जो उसमें से Li होंगे। तो एक चीज देखिए, यदि हमारे पास 3 वेक्टर किसी स्पेस को स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, मतलब वो 3 तो होने चाहिए, उसमें कुछ भी एंटर करते चले जाओ, वो सारे के सारे उसके स्पैनिंग सेट हो गए। बिकॉज उसके बाद हम ऐड करते हैं ना, वो जो वेक्टर होता है, वो जो पहले से प्रेजेंट 3 वेक्टर हैं, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। सो उसकी प्रेजेंस वहां पर मायने रखती ही नहीं है, आप उसको खत्म कर सकते हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ, वो तो एज इट वैसे हम लिख देते हैं। तो जहां पर भी वही का फंडा माइंड में सेट कर लेना माय डियर्स,
तो आपके पास सब स्पेस है वो ऑब्वियसली उसके इक्वल मतलब सबसेट प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है, वी हैव नो आइडिया। तो हमारा जो मेन टारगेट क्या होगा, हमने स्पैनिंग सेट को रिड्यूस करना, तो जो एक्सटेंशन थ्योरम के बाद वाली थ्योरम चलेगी। सो लाइनें क्या होगी हमारे पास कि कंसीडर मैट्रिक्स हम ए कर लेंगे, जब भी हमें एल आई फाइंड करना होता तो फंडा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि रिड्यूस इट टू द लीनियर इंडिपेंडेंट है, और हमारा जो जहां पर मेन हेल्पिंग है वो क्या है, हमें इसको एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं। तो आप ए मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए, एक्लेन फॉर्म क्या करेगी, इस 1 के नीचे 0 बनाएंगी, फिर उस नॉन जीरो के नीचे 0 होगी, मैक्सिमम 0 हमने नीचे नीचे बनाते चले जाना। तो सिंपल से ऑपरेशन आपके सामने लिखे हुए आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 1 को 1 से माइनस कर दो, ये तीन ऑपरेशन आपके पास हो जाएंगे, और आफ्टर ऑपरेटिंग यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। ठीक है मैट्रिक, तो ये आपको आता होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से करते हैं। जब हमारे पास ये चीज फॉर्म हो चुकी है, आप देख सकते हो जी सिंपल क्या है जी, इसका जो थर्ड रो है ना वो जस्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड रो है, और फोर्थ रो जस्ट आइडेंटिकल टू द सेकंड रो है। तो आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर सकते हो, एज इट माइनस करते हो ये दोनों रो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा जहां पर किया है, ये जो माइनस की है ना R2, उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस की कर लिया है। तो जैसे प्लस किया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर दो, खत्म हो जाएगी, 1 को 1 में ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट सिर्फ इन दोनों को खत्म करना था, लेकिन जैसे हमने किया तो हमारे पास ये साथ वाले भी खत्म हो चुके हैं। इसके आगे हम करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो टारगेट होता है एक्लेन फॉर्म का, इस 1 के नीचे 0 बढ़नी चाहिए, और सेकंड रो का जो फर्स्ट पाइवट एलिमेंट है उसके नीचे 0 बढ़नी चाहिए, तो बन रही है। और जहां पर थर्ड रो में कोई नंबर ही नहीं है, फोर्थ में कोई नंबर ही नहीं, तो दिस इज द we need to stop here. So this is our required echelon form of A आ चुकी है। हमें पता है कि नॉन जीरो वेक्टर जो होते हैं echelon form में वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो माय डियर्स, अब किया क्या हमने, हमारे पास जो पहले दिया था ये जो 4 वेक्टर ना, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन आ रहा है, देखिए दिस इज द इक्विवेलेंट साइन। ये जो 4 वेक्टर थे, चारों वेक्टर मिलकर आपके W को स्पैन कर पा रहे थे, लेकिन हमने जब इसके ऊपर ऑपरेट किया तो हमें देखने में ये आया कि ये जो 2 वेक्टर थे ना वो तो डिपेंडेंट थे। इसका मीनिंग इन 2 वेक्टर की प्रेजेंस का वहां पर होना या ना होना कोई मैटर ही नहीं करता था। तो जब आप इन 2 वेक्टर को खत्म, देखा ना आपने, जो हमारी थर्ड रो है और हमारा फोर्थ रो वो 0 बन चुका है। 0 बनने का रीजन ही यही था कि कहीं ना कहीं वो अपने पहले जो उसके प्रीवियस उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया होगा, ऐसे जे अपने पहले की लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया होगा। और तो अब जो आपने खत्म कर दिया तो आपके स्पैनिंग सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे भी स्पैन कर रहा था, जे भी स्पैन करेगा, जे भी स्पैन करेगा और जे भी स्पैन करेगा। लेकिन फर्क क्या है, जहां पर कहीं ना कहीं लीनियर एलईडी वेक्टर थे और जहां पर आते आते जो स्पैनिंग सेट तो है, लेकिन जो एलईडी थे वो रिमूव हो चुके हैं। नाउ इट इज अ प्योर, जहां पर कोई इंप्योरिटीज नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, साथ में स्पैनिंग सेट तो है। तो जब आप इसकी नॉन जीरो वेक्टर की कलेक्शन लेंगे माय डियर्स, तो कलेक्शन को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज द बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो ये कलेक्शन आपकी ऑलवेज बेसिस होगी, ठीक है। तो आपको यदि फिर भी डाउट हुआ तो आप इसको साइड में लेकर जाना बी को, इसके ऊपर पहले चेक करना कि क्या ये स्पैनिंग सेट है। तो स्पैनिंग सेट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्पैनिंग सेट तो है माय डियर, वो आप थ्योरम लिख सकते हैं, वही थ्योरम जो हमें दी हुई है। जस्ट हमने थ्योरम की ही इसीलिए थी कि हम उनकी जो डेफिनेशन को यूज करके आगे हमारे एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन थ्योरम की हम जस्ट स्टेटमेंट लिख दे, अपने आप में सारी बात क्लियर है। उसके आगे वाली जो थ्योरम थी कि स्पैनिंग सेट के बाद हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिख दे, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपना काम सारा कर देगी, ठीक है। तो इसको लिखे, जस्ट छोटा सा पार्ट है, ये भी कर लेते हैं कि इस जो बेसिस को हमने एक्सटेंड करना टू द बेसिस ऑफ R4, वो कैसे करते हैं इसको आप नोट। अब हमने सेकंड पार्ट करना, तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास B जो है इसमें 2 वेक्टर में फाइंड कर लिए है, इज द बेसिस ऑफ W। हमने इस बेसिस को एक्सटेंड करना टू द बेसिस ऑफ R4, लेकिन R4 की डिमेंशन तो 4 होती है, उसकी बेसिस में 4 वेक्टर होंगे, इसमें सिर्फ 2 है, तो 2 और ऐड करने पर सिंपल सा फंडा है। तो लाइनें लिखते हैं यहाँ पर, सिंस डिमेंशन ऑफ R4 4 है, तो B नीड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, बिकॉज इसकी जो बेसिस होगी उसमें 4 वेक्टर होंगे और बेसिस में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अभी जो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसमें 4 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो लाइन देखिए कैसे बनी है, तो वी नीड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ R4 ओवर रियल सेट which include these above vector, which include the vector of B also. That is our purpose to extend B to the basis of R4. तो कैसे करेंगे,
उसका फंडा वही एक्सटेंशन थ्योरम से थोड़ा सा आइडिया लेते, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा आसान करने वाले हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, जब हमने B1 तो फाइंड कर ली थी और हमने B2 को लिख दिया कि आप उसको खुद करना कि B2 हमने लेट कर दी, या फिर हमने लिखा था कि क्लियरली B2 इज अ बेसिस। तो वो जहां पर करना था उसी को जहां पर मैं बताना चाहता हूं, तो आप जहां से सीखकर उसको भी ऐड कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो कैसे वहां पर B2 को करना था, तो वही एक फंडा है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमें सिर्फ पता है कि दिस इज द नॉर्मल बेसिस, तो नॉर्मल बेसिस आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 100 हो गया, 0100 हो गया, तो ये हमारी नॉर्मल बेसिस होती है R4 की, जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं। अब हमें इस कलेक्शन को एक्सटेंड करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चारों के चारों वो Li है, तो इस वेक्टर्स की हम हेल्प लेंगे, इसमें से कुछ वेक्टर उठाकर हम यहां पर लिख सकते हैं। देखिए दो तरह से आप कर सकते हो, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पार्ट की लेंथ हमारे फर्स्ट पार्ट की आ चुकी है, आप उसके साथ भी जा सकते हो, और या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं दो बताता हूं, ठीक है। पहले तो ये की जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, आप क्या करो, एक न्यू सेट फॉर्म करो, उसमें ये 2 वेक्टर लिख लो, साथ में ये 4 वेक्टर लिख लो, तो आपके पास अभी टोटल 6 वेक्टर होंगे। हमें पता है कि बेसिस की डिमेंशन 4 और आपके पास 6 वेक्टर्स है, तो आप उस 6 वेक्टर्स को मैट्रिक्स में डाल दीजिएगा और ट्राई टू रिड्यूस इट टू द एक्लन फॉर्म, तो उसको आप एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते जाना, ठीक है। और जब आप उसको रिड्यूस करते चलेंगे माय डियर्स, तो एंड पर क्या होगा, आपके पास नीचे 2 रो बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो आपके पास 4 वेक्टर्स बचेंगे। उन 4 वेक्टर की जो कलेक्शन होगी वो आपकी बेसिस ऑफ R4 होगी। नंबर 1, दैट इज अ सिंपल वे, ठीक है। वो सिंपल नहीं है बिकॉज फर्स्ट पार्ट में लेंथ हमने दी हुई है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरे को भी आपके साथ शेयर करना है। तो मैं आप उसके साथ भी जा सकते हो और इस सेट के साथ भी जा सकते हो। और आपको मैं बता देना चाहता हूं एक बार फिर से माय डियर, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, यदि एक्सटेंशन थ्योरम के साथ जाना चाहते हो तो इसी कलेक्शन में आप जो 4 वेक्टर्स हैं उनको लिख दीजिए। आपके पास टोटल 1 2 3 6 वेक्टर की कलेक्शन होगी, बिकॉज ये 4 वेक्टर भी स्पैनिंग सेट थे, उसमें यदि 2 ऐड कर दो फिर भी वो स्पैनिंग सेट होगा। लेकिन हमें पता है डिमेंशन 4 है, तो कोई 4 वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए आउट ऑफ 6, तो उन 4 को फाइंड कैसे करना, तो उस शेप वेक्टर को आप लिख दो रो वाइज, एक मैट्रिक्स रेडी कर लो, उस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। जब आप फाइनली एक्लन फॉर्म में करेंगे तो 4 वेक्टर आपके पास बचेंगे, मीनिंग 4 नॉन जीरो रो बचेगी, और उसी कलेक्शन को आप लिख पाएंगे कि बेसिस ऑफ R4। दैट इज अ वन टेक्निक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो एक भी नहीं होता कि आपने बोला कि यार मेरी टीचर ने ऐसे करवाया था, उसके बाद आपका कांटेक्ट नहीं हुआ टीचर से और आप कंफ्यूज हो कि कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूं आप ऐसे भी कर सकते हो। और सेकंड वे जो आसान है उससे हम करते हैं, यदि टाइम आपके पास कम हो तो आप ये 2 वेक्टर तो लिख दीजिएगा, और 4 चाहिए तो 2 वेक्टर आप इसमें से लेना। लेने कौन से, वो देखिए जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसकी जो फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, ठीक है। जो सेकंड वेक्टर उसकी सेकंड एंट्री नॉन जीरो है। अब जब आप थर्ड वेक्टर लिखेंगे तो उसमें आप वो वेक्टर लिखना जिसकी थर्ड एंट्री जो है नॉन जीरो। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। जो थर्ड एंट्री नॉन जीरो, देखिए यहां पर थर्ड एंट्री जीरो है, थर्ड एंट्री जीरो, लेकिन इसकी थर्ड एंट्री क्या है, नॉन जीरो, तो आप इसको उठा लीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा वेक्टर लिख दो जिसकी फोर्थ एंट्री नॉन जीरो है, तो उसको हम जे लिख लेंगे। तो हमारी कलेक्शन क्या बनी, फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो, सेकंड एंट्री नॉन जीरो, थर्ड एंट्री नॉन जीरो, फोर्थ एंट्री नॉन जीरो। तो अब हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री को नॉन जीरो इसलिए रखा है बिकॉज ये जो सेट है इसके साथ हमें स्पैन करवाना है किसको, R4 को। तो आपके पास हर एक एलिमेंट वहां पर ऐसा होना चाहिए कि आप यदि इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका फर्स्ट एक्टिव रहे, इसका सेकंड एक्टिव रहे, इसका थर्ड एक्टिव रहे, इसका फोर्थ एक्टिव रहे प्लेस, ताकि उन प्लेसेस को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अपने डिजायर्ड नंबर को ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। ऐसा हम करने वाले हैं। तो सिंपल, तो ये आपका एक लॉजिक हो गया कि आपने कैसी कलेक्शन लेनी है। मान लीजिएगा हमारे पास कुछ ऐसा होता कि इसकी फर्स्ट एंट्री जीरो हो जाती, ठीक है। इसकी फर्स्ट एंट्री जीरो है, मीनिंग इसकी नॉन जीरो, ऐसा हो सकता था इसकी फर्स्ट एंट्री जीरो है और इसकी फर्स्ट और सेकंड मतलब नॉन जीरो है, तो इसकी थर्ड है, मतलब इसके पास सेकंड से स्टार्ट हो जाए थर्ड से, तब हम इसको एक फर्स्ट वेक्टर उठाते फर्स्ट एंट्री वाला और एक हम फोर्थ वेक्टर उठाते फोर्थ एंट्री वाला, ताकि हमारा फंडा सेम रहता। तो आप जैसे इसे लिखेंगे तो जिस 4 वेक्टर है ऑब्वियसली डिमेंशन भी 4 है, तो ये आपकी बेसिस बन सकती है। स्टेप कितना करना है, सिर्फ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं उसको भी कैसे करना है, उसको जो हम करते हैं सिंपल अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, या फिर कोई स्केलर्स आप उठा सकते हैं, ए बी सी डी, चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इज इक्वल टू जीरो करना। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, जहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगी, जहां पर तो जीरो है, जहां पर जीरो है जीरो, तो हमारे पास ए आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, जहां से 2a आ जाएगा प्लस बी हो जाएगा, जीरो है, तो फिर आपका 3a आ जाएगा, b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, उसके बाद 5a आ जाएगा, 2
बी आ जाएगा और डी इज इक्वल टू 0 करेंगे, डेफिनेशन लगा दीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसे 4 इक्वेशंस बन जाएगी। माय डियर कितना आसान है, बिकॉज ए 0 आ चुका है, जैसे ए को जहां पर 0 पुट करेंगे बी 0 आ जाएगा। अभी ए और बी दोनों 0 है, जहां पर पुट करेंगे सी 0 आ जाएगा, ए बी दोनों 0 जहां पर पुट करेंगे डी 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग वी गेट ऑल आर 0। यदि आपके चारों के चारों स्केलर 0 है तो डेफिनेटली ये 4 वेक्टर कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन आ चुकी है 4 वेक्टर्स की जिसमें 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो माय डियर्स दैट कलेक्शन मस्ट बी द बेसिस ऑफ R4 होगी, और साथ में वो एक्सटेंशन फॉर्म भी है बिकॉज वो दोनों वेक्टर हमें जहां पर दिखा रखे हैं। सो हेंस बी इज द बेसिस ऑफ R4। सो आई होप कि आपको जो एग्जांपल है इसकी लेंथ जरूर चल जाती है। देखें एग्जाम क्लास में भी हम 40 मिनट लेक्चर सुनते लेकिन उसके बाद भी हमारी क्लैरिटी नहीं होती। यहाँ पर 20 मिनट में 2 एग्जांपल करनी है और आपका बेस भी बनाना है तो लेंथ टाइम तो लगेगा, ठीक है। इसको यदि भी कोई डाउट है माय डियर्स, एक बार फिर से आप पॉज करके सुन सकते हो। यदि प्लीज इसको ऑनलाइन वॉच करने की कोशिश कीजिए, उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा रिवेन्यू मिल जाता है यदि आप ऑनलाइन देखते हो। थैंक यू। और यदि अच्छा लगे तो लास्ट में आपके लिए एक सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पर पेटीएम का अकाउंट है, आप हेल्प करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू, आपको पता ही है आपने लाइक करना है, आपका लाइक मैटर करता है मेरे लिए। शेयर का बटन है, आप किसी भी 1-2-4 फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। साथ में आपके पास क्या है, सब्सक्राइब है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और बेल का जो हमारे पास बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। बच्चे कहते हैं कि वीडियो आती नहीं आपके पास नोटिफिकेशन, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक कीजिए बेल आइकन, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहें और खुशियां बांटें। अब इस एग्जाम्पल को हम और भी करने वाले हैं अच्छे, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद द प्लेलिस्ट, डोंट फॉरगेट टू वहां पर जो आई बटन उसको चेक करना मत भूलिएगा, ठीक है। वही आपकी स्माइल का रीजन होगा बिकॉज वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।